हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखा, हमने देखा गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, हमने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ा। आज हम फाइनली पढ़ने वाले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमारे लिए और ईजी हो जाएगा समझना। सबसे पहली बात, गैसेस को हमारे ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा? ऑब्वियसली चीज़ है, हमारा ब्लड कराएगा। हमने कार्बन ऑक्सीजन का देख लिया कैसे कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देखेंगे। बट हमारे ब्लड के लिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कराना ईजी होता है, कंपेरेटिवली ईजी होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कराना। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हायर सॉल्युबिलिटी। Because of higher solubility of CO2, it is comparatively easy for our blood to transport CO2 in comparison to O2. CO2 का ट्रांसपोर्ट ईजी होगा हमारे लिए। फिर CO2 हम देखेंगे किन फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हमने देखा ऑक्सीजन दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। फर्स्ट वन इज 3% इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। 3% O2 हमारे प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता था। अदर 97% हमारा होता था आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता था, यानी हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता था। सिमिलरली हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड किन फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होगा। फर्स्ट वन इज 7% डिजॉल्व होकर जाएगा हमारा प्लाज्मा के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म। अब यहाँ पे हम एक चीज़ कंपेयर कर सकते हैं, हमारा ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 3% जा रहा था प्लाज्मा के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है 7% प्लाज्मा के थ्रू। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्लाज्मा के थ्रू जब सॉल्यूशन होगा, जब ये डिसोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे मैंने बताया अभी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है, यानी कि ज़्यादा डिसॉल्व हो सकता है। तो हमने देखा था ये वैल्यू, प्लाज्मा की वैल्यू हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में थी 3%, प्लाज्मा की वैल्यू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में होगी 7%, यानी 7% कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। फिर एनसीईआरटी में ये वैल्यू दी गई है 20 to 25%। एग्जैक्ट की बात करें तो हम लोग 23% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन 2 पार्ट का बना होता है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट का बना होता है। फर्स्ट वन इज हिम, सेकेंड वन इज ग्लोबिन। इसका ग्लोबिन पार्ट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, यानी अमाइनो एसिड्स का बना होता है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। तो वही मैंने लिखा है कि अदर्स 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। सेकेंड भी क्लियर हो गया। 7% प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था, 23% हमारा हो रहा है कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन के थ्रू। अब थर्ड आया हमारा, यानी 70% कार्बन डाइऑक्साइड, या एग्जाम में पूछा जाए बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। इस तरह ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि परसेंट पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है, 70%, या बल्क ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, या मैक्सिमम CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट बनता कैसे? रिएक्शन दी गई है एनसीईआरटी में कि CO2 जब वाटर से रिएक्ट कराता है तो क्या बनता है हमारा H2CO3। H2CO3 तुरंत ब्रेक डाउन होता है H+ और HCO3-। CO2 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? अब वाटर कहाँ से आया? प्लाज्मा में वाटर कंटेंट होगा, और वाटर कंटेंट हमारे आरबीसी के अंदर भी होगा। तो CO2 H2O से रिएक्ट करके क्या बनाता है हमारा H2CO3, साथ साथ H2CO3 किस में ब्रेक डाउन होता है? H+ और HCO3-। ये रिएक्शन होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Ca से। ये रिएक्शन होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है? एक एंजाइम है जो कि बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्मेशन में फैसिलिटेट कराता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसी में भी, हमारे प्लाज्मा में भी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारे आरबीसी में भी प्रेजेंट होता है, हमारे प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? HCO3- बाइकार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में ही बना। HCO3- सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में ही क्यों बना? वाटर तो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट था, बट प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज का अमाउंट क्या है? बहुत ही माइन्यूट है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा है कि
माइन्यूट अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ऑल्सो फाउंड इन प्लाज्मा। इस वजह से प्लाज्मा का जो वाटर कंटेंट है वहाँ पे CO2 रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है, बहुत कम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हाई कंसंट्रेशन है हमारे RBC के अंदर। RBC के अंदर CO2 वाटर से रिएक्ट करा के क्या बना लेगा, बाइकार्बोनेट। और मैक्सिमम CO2 किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा हमारा, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये डायग्राम क्या है, इसके थ्रू सभी प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे कि कैसे क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे एसोसिएशन हो रहा है, कैसे डिसोसिएशन हो रहा है। सबसे पहली बात, एसोसिएशन कहाँ होगा, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आया। ऑक्सीजन किसी सेल ने लिया, किसी टिश्यू ने लिया, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या बनाया सेल ने, एनर्जी बनाए, साथ साथ CO2 रिलीज किया। अब वो टिश्यू बोलेगा कि CO2 उसको ट्रांसपोर्ट भी कराना है, यानी वापस उसको एक्सहेल भी कराना है। ये एक्सहेलेशन में कौन हेल्प कराएगा, हमारा ब्लड हेल्प कराएगा। अब CO2 सबसे पहले, ये मैंने ड्रॉ किया एक ब्लड वेसल ड्रॉ किया है। CO2 सबसे पहले क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा हमारे ब्लड वेसल्स में। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू ये सब होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे ब्लड वेसल में डिफ्यूज हुआ तो 7% CO2 हमारा किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। तो 7% मैंने यहाँ प्लाज्मा के फॉर्म में दिखा दिया। बचा कितना, बचा 23% CO2। 23% CO2 कैसे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट कराएगा हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से, साथ साथ बन के जाएगा हमारा कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। 23% कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में गया, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। बचा कितना हमारे सामने, 70%। ये किस फॉर्म में जाएगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा। तो अब इन दोनों रिएक्शन को हम लोग समझते हैं, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। फिर सबसे पहले CO2 रिएक्ट किससे किया, हीमोग्लोबिन के NH2 ग्रुप से। यहाँ मैंने ड्रॉ किया HbNH2, हीमोग्लोबिन का NH2 पार्ट से। बट Hb से पहले मैंने एक और H लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है HHbNH2। HHbNH2 NH2 तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से रिएक्ट करेगा। बट ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अभी रिलीज होगा, वो हम देखेंगे। ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है, वो वहाँ कैसे पहुँचा हम समझेंगे। यानी इस हीमोग्लोबिन में हाइड्रोजन एक्स्ट्रा अटैच्ड है, इसे हम बोलेंगे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, या इसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा H+ जुड़ गया। वो H+ कहाँ से आया, उसके लिए हम बाइकार्बोनेट वाला रिएक्शन देखेंगे। तो इतनी बात सबको क्लियर है कि CO2 रिड्यूस हीमोग्लोबिन से हमारे रिएक्ट किया, यानी HHbNH2 से रिएक्ट किया। NH2 यानी उसके अमाइनो ग्रुप से रिएक्ट किया। बना क्या सामने हमारे हीमोग्लोबिनिक एसिड, सॉरी बना क्या हमारे कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिनिक एसिड तो हमारा ये था रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, तो CO2 हमारा रिड्यूस हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके बना दिया कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, CO2 को लेकर ट्रांसपोर्ट कराएगा। अब हम समझने वाले हैं 70% CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ। 70% CO2 RBC में प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट करेगा, बन क्या जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, हमारा रिएक्शन बन जाएगा H2CO3। H2CO3 तुरंत ही ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, H+ और HCO3 माइनस में। H2CO3 H+ और HCO3 माइनस में, और यही H+ क्या करेगा, हमारे हीमोग्लोबिन को रिड्यूस करेगा, जो हम बोलते हैं कि रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये बात समझ आई, हीमोग्लोबिनिक एसिड के लिए हाइड्रोजन कहाँ से आया। अब बचा क्या हमारे सामने, HCO3 माइनस। HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, RBC के अंदर बढ़ता जा रहा है। HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन RBC के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो ये HCO3 माइनस क्या करेगा, RBC से प्लाज्मा की तरफ मूव किया। ये HCO3 माइनस RBC से प्लाज्मा की तरफ मूव किया, तो एक तरह से क्या हुआ, हमारा आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, हमारे ब्लड का आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अब ब्लड में क्या होते हैं, बहुत सारे आयंस, बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नाम सुना होगा NaCl प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, तो ये NaCl क्या करेगा, अब ये NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में, और यही Cl- क्या करेगा, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए RBC के अंदर एंटर कर जाएगा। ये Cl- RBC के अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर क्यों किया, ये टू मेंटेन आयनिक बैलेंस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, या इसको हम बोलते हैं हैम्बर्गर इफेक्ट। हैम्बर्गर
तो ये पूरा रिएक्शन बताने का मेरा रीज़न यही था कि क्लोराइड शिफ्ट क्यों हो रहा है। क्लोराइड शिफ्ट इस वजह से हो रहा है क्योंकि SCO3- का कंसंट्रेशन आरबीसी में बढ़ा तो वो प्लाज्मा की तरफ आया, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो Cl- वापस से चला गया आरबीसी के अंदर। तो ये क्या हो गया, Cl- अंदर की तरफ गया, ये हो गया हमारा क्लोराइड शिफ्ट, और Na+ SCO3- मिलके हमारे क्या बनाए देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और इसी फॉर्म में हमारा CO2 ट्रांसपोर्ट होगा। इसी फॉर्म में हमारा CO2 ट्रांसपोर्ट होगा, जो हम बोलते हैं कि बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो यही है, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो ओवरऑल में हमने क्या देखा, 7% प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व होके गया। ये किसी तरह का रिएक्शन नहीं है, ये किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये बस फिजिकली डिजॉल्व होके गया। 7% क्यों हुआ, क्योंकि CO2 का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है। फिर 23% CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन कैसे बना, CO2 हीमोग्लोबिन के NH2 ग्रुप से रिएक्ट किया, जिसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिनिक एसिड, बन के गया हमारे सामने कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन। फिर 70% CO2 या बल्क ऑफ CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, CO2 वाटर से रिएक्ट करा के H2CO3 बनाया, H2CO3 तुरंत ब्रेक डाउन हो गया H+ और SCO3-। जैसे ही H+ का SCO3- का कंसंट्रेशन आरबीसी के अंदर बढ़ा, SCO3- कहाँ मूव करेगा, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आ गया, बाइकार्बोनेट बाहर की तरफ आया तो आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से NaCl ब्रेक डाउन होगा, Cl- कहाँ चला जाएगा, अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर इफेक्ट। बचा क्या, Na+ किससे रिएक्ट करा, SCO3- से रिएक्ट करा के सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया, और साथ साथ जो हमारा H+ रिलीज हुआ था, इसने क्या कराया, इसने हमारे हीमोग्लोबिन को रिड्यूस कराया, जो मैंने लिखा था HHB। अब ये क्या हुआ, ओवरऑल प्रोसेस हुआ एसोसिएशन का। एसोसिएशन कहाँ हुआ, टिश्यू लेवल पे। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोर्ट कराना है। तो ये कहाँ लेके जाएगा, एल्वेलाई तक लेके जाएगा। ये आरबीसी या ये ब्लड फ्लो के कहाँ जाएगा, हमारे पल्मोनरी आर्टरी से एल्वेलाई तक पहुँचेगा। अब वहाँ पे क्या होगा, CO2 को हमें एक्सेल करना है, यानी ये रिएक्शन अब कुछ तरह रिवर्स में चलना स्टार्ट करेंगे, यानी ये रिएक्शन रिवर्स में चलना स्टार्ट करेंगे। टिश्यू में एसोसिएशन हुआ तो एल्वेलाई में क्या होगा, इनका डिसोसिएशन होगा। एल्वेलाई में हम सबसे क्या करेंगे, CO2 अलग करके CO2 को डिफ्यूज आउट करा के एक्सेल कर देंगे। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, तो मैंने क्या किया है, इसी आरबीसी को आगे की तरफ बढ़ाया है, अप टू इन्हें टिश्यू तक ले गया। इन्हीं आरबीसी को मैंने क्या किया, आगे की तरफ ब्लड फ्लो दिखाया, फिर आगे ले जाके इनको एल्वेलाई तक पहुँचाया मैंने। वहाँ पे क्या होगा, एक तरह का हमें अब क्या कराना है, रिवर्स रिएक्शन कराना है। अभी तक हमारे पास ब्लड में क्या क्या तीन चीज़ें, एक तो प्लाज्मा है, यानी प्लाज्मा में CO2 डिजॉल्व है, सेकंड क्या है, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, और थर्ड क्या हमारे सामने बाइकार्बोनेट आयन। अब इनका क्या कराना है, हमें एक रिवर्स रिएक्शन कराना है, यानी इनका डिसोसिएशन कराना है। तो सबसे पहले चीज़, प्लाज्मा में जो CO2 डिजॉल्व है वो डिसोसिएट होके डिफ्यूजन के थ्रू बाहर की तरफ चला जाएगा, यानी डिफ्यूजन के थ्रू वो यहाँ आ जाएगा एल्वेलाई में। सिमिलरली कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, ये भी क्या करेगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन भी किस में हो जाएगा, ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा CO2 और वाटर में, सॉरी CO2 और हीमोग्लोबिन में। ये हमारा पहुंचा एल्वेलाई में। कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा CO2 और हीमोग्लोबिन में। CO2 तुरंत बाहर की तरफ चला जाएगा, यानी एल्वेलाई में डिफ्यूज हो जाएगा। साथ ही साथ एल्वेलाई में याद हो तो क्या होगा, एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, हमारे ब्लड में आ जाएगा। ऑक्सीजन ब्लड में आ गया तो हमारा हीमोग्लोबिन अब फ्री है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से हमने, यानी कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन से हमने CO2 निकाल दिया, तो हीमोग्लोबिन हमारा फ्री हो गया। हीमोग्लोबिन अब क्या कर सकता है, हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सकता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के वापस से पूरा प्रोसेस स्टार्ट करा देगा। तो हम देखते हैं कि थर्ड रिएक्शन हमारा एल्वेलाई के लेवल पे हुआ क्या। एल्वेलाई के लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे आरबीसी में एंटर करेगा। आरबीसी में क्या प्रेजेंट है, HHB, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन से बाइंड करना चाहेगा, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था Hb4O8। ये हमारा क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही बनाया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ये एक्स्ट्रा H+ रिलीज कर दिया। हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ये एक्स्ट्रा H+ रिलीज कर दिया, और यही एक्स्ट्रा H+ क्या है, यही ट्रिगर कराता है हमारे पूरे रिवर्स रिएक्शन को।
ये एक्स्ट्रा H प्लस जो रिलीज हुआ ये हमारे पूरे रिवर्स रिएक्शन को ट्रिगर कराता है, यानी इसी H प्लस की वजह से पूरा रिएक्शन अब क्या होगा, रिवर्स में चलना स्टार्ट होगा। यानी ये H प्लस अब फ्री है, ये कंबाइन होना चाहेगा किसके साथ, जिसके साथ ये टूटा था, यानी ये H प्लस HCO3 के साथ क्या करना चाहेगा, कंबाइन होना चाहेगा। बट HCO3 तो प्लाज्मा में जाके बाइकार्बोनेट बना चुका था, यानी कि HCO3 अब किस फॉर्म में है, प्लाज्मा में है, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अब ये वापस से टूटेगा HCO3 माइनस साथ साथ Na प्लस में, HCO3 माइनस और Na प्लस में। अब ये HCO3 माइनस वापस से क्या करेगा, RBC के अंदर आ गया। जब हमारा एसोसिएशन हो रहा तो HCO3 माइनस RBC से प्लाज्मा में गया, बट जब डिसोसिएशन कराना है तो HCO3 माइनस प्लाज्मा से RBC में आया, HCO3 माइनस H प्लस से कंबाइन करके H2CO3 बना देगा, वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। वापस से हमारा क्या हो जाएगा, CO2 और वाटर रिलीज होगा, CO2 डिफ्यूज आउट होके एल्वेलाई के थ्रू एक्सहेल कर देंगे हम। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना। तो H प्लस जैसे ही HCO3 से माइनस किया, इसने H2CO3 बनाया, H2CO3 वापस से क्या बना देगा, CO2 और वाटर। तो यही CO2 हमारा डिफ्यूज होकर एल्वेलाई में गया, एल्वेलाई के थ्रू हमने एक्सहेल कर दिया। ये था हमारा CO2 कैसे प्लाज्मा से RBC में वापस से एंटर किया। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, Na प्लस अब फ्री है, Na प्लस हमारे प्लाज्मा में फ्री है, HCO3 वापस से कहाँ आया, RBC में, यानी फिर से हमारा आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। अब RBC के अंदर जो हमने क्लोराइड शिफ्ट कराया था, अब ये क्या होगा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा। यानी पहले RBC के अंदर क्लोराइड गया था, क्लोराइड प्लाज्मा से RBC में गया। अब ये क्लोराइड RBC से प्लाज्मा में आके वापस से जाके क्या कर देगा, NaCl बना देगा। ये हम क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हुआ क्यों, पूरा रिएक्शन ट्रिगर किसने कराया है, ये एक्स्ट्रा H प्लस ने। अब इस एक्स्ट्रा H प्लस जैसे ही बना, इसको HCO3 माइनस चाहिए था, HCO3 माइनस हमने क्या किया, प्लाज्मा से RBC में पंप किया। वापस से आयनिक बैलेंस क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन को हमने क्या किया, RBC से प्लाज्मा में पंप कर दिया, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट कहाँ हुआ था, एसोसिएशन के टाइम टिश्यू लेवल पे। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होगा, डिसोसिएशन के टाइम एल्वेलाई के लेवल पे। तो ये ओवरऑल हमारा मैकेनिज्म क्या था, किस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। टिश्यू लेवल पे हमने एसोसिएट कराया, हमने डिसोसिएट करा के लास्ट में CO2 का एक्सहेल भी करा दिया। अब एक चीज़ आती है हेल्डेन इफेक्ट, एक चीज़ आता है हेल्डेन इफेक्ट, जिसमें हम बोलते हैं द इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑन डिसोसिएशन ऑफ दीज कंपाउंड इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक तरह से एसिड की तरह काम करता है। एसिड की तरह कैसे काम करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने की वजह से ही तो H प्लस रिलीज हुआ था। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने की वजह से ही तो H प्लस रिलीज हुआ था। इस वजह से हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज एन एसिड। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये जो ओवरऑल फिनोमिना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से इन चीज़ों का डिसोसिएशन हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। तो इसके साथ हमारा क्या हो गया, पूरा ओवरऑल हमने क्या कर लिया, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 7% प्लाज्मा, 23% कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन एंड 70% एज बाइकार्बोनेट। टिश्यू के लेवल पे क्लोराइड शिफ्ट हुआ था, एल्वेलाई के लेवल पे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हुआ था, और लास्ट में हमने क्या देखा, हेल्डेन इफेक्ट। So with this our video ends here. Thank you so much for watching us. See you all in our next video.